सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए उनकी कृपा से आज का हम चौथा लेक्चर अपना शुरू करेंगे। जैसे कि कल हमने एक बेसिक अपने शरीर को समझने की कोशिश करी थी कि शरीर कैसे चलता है। हमारा जो शरीर है वो जठराग्नि यानी कि पाचन शक्ति से चलता है। अगर हमारी पाचन शक्ति अच्छी है तो पाचन शक्ति अच्छी है और हम समय पे भोजन कर रहे हैं, तो हमने 2 श्लोक पढ़े थे। अगर भोजन का पूरी तरह से अच्छे से पाचन होगा तो जो रस बनेगा वो अमृत के समान बनेगा और वो रस से हमें पोषण मिलेगा और जिस टारगेट से हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करने का वो टारगेट हमारा पूरा होगा। अगर हमारी अग्नि में बल नहीं है, पाचन शक्ति में बल नहीं है, पेट की जो अग्नि है वो अच्छी नहीं है, उस स्थिति में अगर भोजन करेंगे तो उससे जो रस बनेगा वो खराब रस बनेगा। उसका स्वभाव वो आम रस बनेगा, अधपचा भोजन की तरह अधपचा रस रहेगा। अधपचा जो रस है उसको आयुर्वेद में विष की संज्ञा दी गई है। वो जितने भी रोगों के आप नाम जानते हो, हर तरह के रोग पैदा कर सकता है। तो हमने कल अग्नि के महत्व को समझा और भोजन के महत्व को समझा। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। पहले हम जो हमारी पेट की अग्नि है, हमारी पाचन शक्ति कैसी है, भूख कैसी है हमारी, हम अपनी भूख के आधार पर अपने शरीर में बढ़े हुए दोषों का पता लगा सकते हैं कि शरीर में वात दोष बढ़ा है कि पित्त दोष बढ़ा है कि कफ दोष बढ़ा है। 4 प्रकार की अग्नि बताई गई है। एक अग्नि का नाम है विषम अग्नि, वो वात दोष बढ़ा होने पर पैदा रहती है। और एक है मंद अग्नि, कफ दोष बढ़ा होने को दर्शाती है। और एक है तीक्ष्ण अग्नि, पित्त दोष बढ़ा होने पर दर्शाती है। और एक है सम अग्नि, जिसमें तीनों ही दोष बैलेंस में हैं। तो हम हमारी भूख का ऑब्जर्वेशन करके, भूख की स्थिति को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ में से क्या बढ़ा है, क्या घटा है। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है तो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थानम का पहला अध्याय का पेज नंबर 9 आप निकाल सकते हैं। दोषों का अग्नि पर प्रभाव, यानी हमारी जठराग्नि पाचन शक्ति, हमारी भूख कैसी है, उस भूख के आधार पर हम शरीर में बढ़े हुए वात पित्त कफ का पता लगा सकते हैं। कोई भी एक साथी पढ़ दो जी, जो अभी स्क्रीन शेयर हो रही है इसको कोई एक साथी पढ़ दो। उक्त वात आदि दोषों के प्रभाव या वृद्धि में अग्नि प्रभाव से अग्नि जठराग्नि भी दोषों के क्रम वात दोष से विषम, पित्त दोष से तीक्ष्ण और कफ दोष से मंद हो जाता है तथा इन तीनों के सम मात्रा में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहता है। बस यही पढ़ना है जी। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे सभी साथी देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है जी सबने। हम अपनी अग्नि की स्थिति के अनुसार शरीर में बढ़े हुए वात पित्त कफ दोषों का पता लगा सकते हैं कि शरीर में वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है। जैसे कि इसमें बताया गया है, वात आदि दोषों के प्रभाव से जठराग्नि वात दोष से विषम, जब शरीर में वात दोष बढ़ा रहेगा तो जो जठराग्नि है वो विषम रहेगी जी। विषम का मतलब है अग्नि स्थिर नहीं है, वो कभी अधिक हो गई है कभी कम हो गई है, इस तरह की रहेगी। जैसे कि आपने सुबह भोजन किया है और हो सकता है कि शाम तक भूख ही महसूस ना हो। अगले दिन हो सकता है कि सुबह भोजन किया है, थोड़ा जल्दी जल्दी भूख लग गई। तो वात दोष जब शरीर में बढ़ा रहेगा, किसी साथी का माइक खुला है, कृपया माइक बंद रखें जी। जब शरीर में वात दोष बढ़ा रहेगा तो अग्नि विषम रहेगी जी, अग्नि स्थिर नहीं रहेगी। कभी भूख बहुत ही डाउन रहेगी, लगेगी ही नहीं, और कभी ऐसा होगा कि थोड़ी अधिक लगेगी। तो विषम अग्नि रहना शरीर में बढ़े हुए वात दोष को दर्शाती है। आगे है कि पित्त दोष से जो जठराग्नि है, हमारी पाचन शक्ति है, वो तीक्ष्ण रहेगी। इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति को भूख जल्दी जल्दी लगेगी। इसमें पित्त के जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़े हैं, उनके कारण खाना एक तरह से
प्रॉपर पाचन ना होके भस्म हो रहा है। तो वात दोष में अग्नि विषम है और पित्त दोष में अग्नि तीक्ष्ण है। इनकी अग्नि ऐसी है कि चाहे हर 3 घंटे पे इनको खाने के लिए दे दो तो भी ये अच्छे से खा लेंगे। तो पित्त दोष बड़ा होने पर जठराग्नि तीक्ष्ण रहेगी। और आगे लिखा है कफ दोष। कफ दोष जब शरीर में बड़ा रहेगा तो जो जठराग्नि है, पाचन शक्ति है, वो मंद रहेगी जी। मंद रहेगी यानी कि धीमी रहेगी, उसको भूख कम लगेगी, बस वो व्यक्ति खा लेता है जी। समय पे अच्छे से खुल के भूख महसूस नहीं होगी, वह खाने का समय है और खा लेता है। इस तरह की अग्नि उसमें रहेगी अगर शरीर में कफ दोष बड़ा है। तो वात दोष बड़ा होने पर अग्नि विषम रहेगी, पित्त दोष बड़ा होने पर अग्नि तीक्ष्ण रहेगी और कफ दोष बड़ा होने पर अग्नि मंद रहेगी। कारण क्या है कि वात दोष है जो, उसका जो मुख्य गुण है वो है चल गुण। चल चल यानी कि चंचल गुण है वात के अंदर। चल गुण के कारण अब वायु बड़ी रहेगी तो अग्नि अच्छी होगी, वायु डाउन हो जाएगी तो अग्नि भी डाउन होगी, इस तरह की स्थिति रहेगी। और पित्त में जो तीक्ष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण के कारण अग्नि अधिक बड़ी रहेगी, हर 3 घंटे पे भी व्यक्ति खा सकता है और अच्छे से खा सकता है। और कफ दोष में भूख का समय होने पर भी खुल के भूख महसूस ना होना, बस खा लेना। तो ये 3 स्थिति बताई गई है। और चौथी स्थिति है कि भूख के समय पर खुल के भूख लग जाना, उसका मतलब है कि आपकी अग्नि समता में है और आपके जो वात पित्त कफ तीनों ही दोष है तो वो समता में है। तो अग्नि कैसी है, पाचन शक्ति हमारी कैसी चल रही है, इसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि शरीर में वात पित्त कफ बैलेंस में है या घटे हैं या बढ़े हैं। इसके आधार पे आप अपनी अग्नि चेक कर सकते हैं कि जी आपको भूख कैसी लगती है। कहीं आपकी भूख ऐसी तो नहीं कि किसी दिन सुबह खाया है शाम तक महसूस ही नहीं हो रही है, या किसी दिन सुबह खाया है दिन में 1-2 बार अच्छे से महसूस हो रही है। तो ये स्थिति है वात दोष बड़ा होने पर। अगर हर समय 2-3 घंटे पे भूख लग जा रही है, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है और पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है। और भोजन का समय आने पर भी अगर खुल के भूख महसूस हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, कफ के कारण अग्नि हमारी प्रभावित है। और जिस व्यक्ति को खाने का जो समय है उस समय पे अच्छी, समय आते ही अच्छी और खुल के भूख लग रही है, तो उसके शरीर में दोषों का बैलेंस है वो सम परिमाण में है। तो यहाँ पे हम अपनी भूख के हिसाब से वात पित्त कफ दोषों की क्या स्थिति है उसका पता लगा सकते हैं जी। इसी अध्याय में पेज नंबर 9 पे ही अगला श्लोक है कि दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, यानी कि शरीर में अगर वात दोष बढ़ा है, शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ा है, शरीर में अगर कफ दोष बढ़ा है, तो कोष्ठ मतलब हमारा जो पेट है वो कैसा रहेगा। कोई भी साथी इस पॉइंट को और पढ़ दो जी, जो अभी स्क्रीन पे है, कि दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर, पित्त दोष से मृदु एवं कफ दोष से मध्यम रहता है और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्यम रहता है। इसमें बताया गया है जी कि हमारा कोष्ठ बोला गया है पेट को। पेट कैसा रहेगा, अगर शरीर में वात दोष बढ़ा है तो पेट कैसा रहेगा, पित्त दोष बढ़ा है तो पेट कैसा रहेगा, और कफ दोष बढ़ा है तो पेट कैसा रहेगा। जैसे कि इसमें बताया गया है शरीर में वात दोष अगर बढ़ा हुआ है तो जो पेट है वो क्रूर होगा, क्रूर यानी कि कठोर होगा जी पेट। और जब पेट शरीर में पित्त दोष बढ़ा है तो जो पेट है वो मृदु होगा, यानी कि वो कोमल होगा, नरम होगा पेट। और जब शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो पेट है जो, उस पर हम हाथ लगाएंगे तो वो मध्यम स्थिति का रहेगा। और तीनों दोषों के बैलेंस में रहने पर भी पेट है जो वो मध्यम स्थिति का रहेगा। तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वात दोष बढ़ा है तो हमने अग्नि देखी, क्या मिली हमें, अग्नि विषम मिली जी। कभी भूख लग रही है, कभी बिल्कुल ही नहीं लग रही है। तो वात दोष में अग्नि विषम है, पाचन शक्ति विषम है,
भूख हमारी ऐसी है, कभी लग जाए अच्छे से, कभी ना लगे। अस्थिर है भूख, एक समान नहीं है कि समय पे खुल के भूख लगना। और पेट यहाँ पे कठोर हो जाता है जी। अब ये कठोर क्यों होता है, अब आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो वात के अपने गुण हैं जी, जैसे कि रुक्ष, खर, लघु, सूक्ष्म, चल, शीत। अब ये रुक्ष क्या है, खर क्या है, लघु, सूक्ष्म, शीत, चल, ये सब क्या है। रुक्ष मतलब रुखापन, यानी कि वात है जो वायु है। जैसे आप आमतौर पे देखते हैं सृष्टि में, कोई गिल्ला कपड़ा है बाहर रख दिया है, हवा चल रही है तो वो उसको सुखा देगी जी, यानी वायु सुखाने का काम करती है। अधिक बहती हुई वायु या शरीर में अधिक बढ़ी हुई वायु सुखाने का काम करती है जी। तो जब कोई चीज़ सूखेगी तो वो सूख के कठोर होगी जी। तो वात का रुक्ष और खर गुण ये बढ़े रहने पे पेट भी कठोर हो जाता है जी। आगे पित्त में बोला गया है जो पेट है वो मृदु रहेगा, कोमल रहेगा, बिल्कुल नरम रहेगा जी। क्यों रहेगा, क्योंकि पित्त के अपने गुण हैं, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, स्निग्ध है, लघु है, विशद है, आम गंध वाला। तो ये पित्त के अपने गुण हैं। इन गुणों के कारण जो पेट है पित्त बड़ा रहेगा। पित्त बड़ा रहने पे हमने क्या देखा, हमारी जो अग्नि है वो तीक्ष्ण रहेगी, चाहे हर 3 घंटे पे खाने के लिए दे दो या हर 2 घंटे पे खाने के लिए दे दो। ऐसी अग्नि है दिन में ज़्यादा खाने पर भी तृप्ति नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है पित्त पर। जब पेट में पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है तो जो पेट है वो भी नरम रहेगा। तीक्ष्ण मतलब जैसे कि उष्ण और तीक्ष्ण, अधिक तेज तरार धूप हो तो उसको हम बोलेंगे कि धूप बिल्कुल तेज है, सूर्य का प्रकाश अत्यधिक है, बिल्कुल तीखी धूप है, तो इस तीखे शब्द को हम तीक्ष्ण बोलते हैं जी। तो जब अग्नि अत्यधिक बड़ी रहती है, पित्त और गर्मी अत्यधिक बड़ी रहती है, तो जो पेट है वो नरम रहता है जी। और कफ दोष में जो पेट है वो मध्यम स्थिति का रहेगा, और तीनों दोषों के बैलेंस होने पे भी पेट मध्यम स्थिति का रहेगा। तो यहाँ से हम अपनी पाचन शक्ति और अपनी पेट की स्थिति को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ दोषों की क्या स्थिति है। तो अग्नि से हमारा शरीर चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि अग्नि पचाने का काम करती है। अगर पचेगा तो अमृत जैसा रस बनेगा, जिससे हमें पोषण मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा होगी। तो यहाँ पे हमने समझा, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा दोष बढ़ा है या हमारी अग्नि किस दोष के प्रभाव में है। अब तीसरा पॉइंट है जी, अब हम पढ़ेंगे जी, अब हम प्रकृति के ऊपर आएंगे कि वात की प्रकृति क्या है, वात प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण क्या है, पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण क्या है, कफ प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण क्या है। अब जो वात प्रकृति का व्यक्ति है उसकी जो प्रकृति बनती है वो गुणों के आधार पे बनती है जी। तो सबसे पहले गुरुदर्शन जी आप शेयर करें स्क्रीन पे वात दोष के गुण। जैसे आपने बोला कि अग्नि सबकी अलग अलग होती है, वात वाले के विषम वगैरह में, तो जैसे अगर कफ वाले को अगर विषम अग्नि हुई, अगर शरीर में कफ दोष बढ़ा है तो अग्नि मंद ही रहेगी, विषम नहीं होगी जी। मतलब जैसे कफ वाले आपकी आवाज विषम थोड़ी नहीं हो धीमी आ रही है जी। जैसे गुरुजी कफ वाले की अग्नि विषम नहीं हो सकती। नहीं, कफ वाले की अग्नि विषम नहीं हो सकती, मंद होगी। क्यों, क्योंकि कफ के जो गुण हैं, जैसे कि हमने सुबह वाली कक्षा में आपने पढ़ा है, कफ के जो गुण हैं वो पिछिल है, गारे जैसा, स्थूल है, सांदर है, स्निग्ध है, गुरु है, स्थिर है। तो इनके अंदर जो कैपेसिटी है, ताकत है, वो अग्नि को धीमा करने की है जी। और वात के अंदर अग्नि विषम क्यों है, क्योंकि वायु कभी तेज भी हो सकती है, कभी धीमी भी हो सकती है। जैसे कि हम सृष्टि में देखते हैं, कभी वायु तेज बहती है, कभी धीमी हो जाती है। तो वायु के कारण, वायु के चल गुण के कारण, अब वो चल गुण स्थिर तो है नहीं, उसके कारण वात की अग्नि विषम होती है। और कफ के गुणों के कारण, ये कफ के सभी गुण भारी है, तो इनके कारण अग्नि मंद ही होती है जी। अच्छा ठीक है जी। तो अब हम कोशिश करेंगे जी
अपने शरीर को समझने की, कि हमारा शरीर वात प्रकृति का है या पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है। इसको हम कैसे समझेंगे, इसका पैरामीटर क्या है, इसका आधार क्या है प्रकृति को समझने का। तो सबसे पहले ग्रुप ये स्क्रीन पे जो गुरुदर्शन जी ने शेयर किए हैं, ये गुण है जी, ये वात के गुण हैं। अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके शरीर में ये गुण मिलेंगे। इन गुणों को, ये जो 3 प्रकृति अब हम आज कल और अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम इन गुणों के को डिटेल में पढ़ेंगे। रुक्ष गुण ऐसा है जिसके ऊपर कम से कम हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। तो आने वाली कक्षाओं में डिटेल में समझेंगे। जैसे कि एक गाड़ी के अंदर खराबी है, लेकिन खराबी कहाँ पे है जी? खराबी कहाँ पे है? गियर में है, ब्रेक में है, इंजन में है या टायर में है? कहाँ पे है? जहाँ पे खराबी होगी, अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करेंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। ऐसे ही शरीर में वात तो बड़ा है, लेकिन वात में कौन सा गुण बड़ा है? जो गुण बड़ा है उस गुण को अगर हम समझ पाएंगे तो हम उसी जगह पे काम करके हर बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि वात का जो पहला गुण है रुक्ष है। रुक्ष का मतलब होता है रूखापन, यानी कि ड्राइनेस। जब शरीर में वात बढ़ता है और वात का रुक्ष गुण बढ़ता है तो वो शरीर को सुखाने का काम करता है जी। दूसरा गुण है लघु। लघु होता है हल्का, हल्का, यानी कि किसी व्यक्ति का जो शरीर है उसकी उम्र और हाइट के हिसाब से जब उसमें वजन ना हो तो उसको बोलेंगे हम लघु, यानी कि हल्का है। जो उम्र है और हाइट है उसके हिसाब से वजन नहीं है तो हल्का है, उसके अंदर वात का आकाश महाभूत बढ़ा हुआ है, जिस स्पेस अधिक है। तो रुक्ष का मतलब है रुखापन, ड्राइनेस। लघु का मतलब है हल्कापन। और अगला है शीत। शीत का मतलब है ठंडा, यानी कि जैसे ही ठंड आती है तो वात प्रकृति के यहाँ जितने भी 50 प्लस की उम्र के व्यक्ति होते हैं सबको सर्दी आते ही घुटनों में जकड़न, अकड़न, दर्द, या फिर वृद्ध व्यक्तियों को सर्दियाँ बहुत परेशान करती है, उनको अत्यधिक ठंड लगती है, वो सर्दियाँ पसंद नहीं रहती उनको। अगला है चौथा गुण है खर। खर का मतलब है खुरदरापन, यानी कि जब शरीर में वात का रुक्ष गुण बढ़ा रहेगा, ड्राइनेस बढ़ी रहेगी, तो आप क्या देखेंगे जी? उस व्यक्ति का चेहरा ग्लो वाला होगा, शाइनिंग वाला होगा, या खुरदरा टाइप का होगा। तो जब वात के ये गुण बढ़े रहेंगे तो उसका चेहरा खुरदरा होगा जी, यानी शाइनिंग खत्म हो जाना, ओज, तेज, चमक खत्म हो जाना, खुरदरापन। अगला है सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी कि छोटा। वायु का जो सूक्ष्म गुण है ये घटना और बढ़ना इन अन्य गुणों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि वायु बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पे जा सकती है। मान लो एक कमरे के अंदर आप बैठे हैं, सर्दियों का टाइम है, कमरा पूरी तरह से बंद है, अगर कहीं पे एक मामूली सा होल रह गया है तो वहाँ से भी तीखी हवा आपके कमरे में प्रवेश करेगी, मामूली से होल में भी, मामूली से छिद्र में भी, और आपको ठंड महसूस होगी। तो वायु सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट में जा सकती है जी। और अगला है चल। चल यानी कि बहना। जो वायु है वो बहती है सृष्टि में, ऐसे ही वायु हमारे शरीर में चलायमान है और वायु शरीर को धारण किए हुए है। तो ये वात के 6 गुण हैं। इन 6 गुणों के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इन गुणों की प्रधानता है तो उससे बनेगी उसकी वात की प्रकृति। अब वात की प्रकृति बनेगी तो अब हम देखेंगे उस व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, दांत कैसे होंगे, विचार कैसे होंगे, त्वचा कैसी होगी, उसको सौपन कैसे आएंगे, उसकी अग्नि का बल कैसा होगा, उसको बीमारियां किस तरह की होगी। तो कोई भी प्रकृति है उसका जो निर्धारण होता है वो इन गुणों के आधार पे ही होता है जी। तो अब हम वात प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे।
और जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय हैं तो वो निकाल सकते हैं जी पेज नंबर 382, अष्टांग हृदय शरीर स्थानम, यह है तीसरा, लेकिन पेज नंबर है 382। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। और ये स्क्रीन पे भी आ गई है कि वात प्रकृति हम कैसे पहचानें कि हमारी प्रकृति कौन सी है। उसी के आधार पे फिर बीमारियां आती है, उसी के हिसाब से शरीर में बीमारियां पैदा होती है जो हमारी प्रकृति होगी, और उसके हिसाब से हम फिर चिकित्सा क्या कर पाएंगे। वात के व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो उसकी चिकित्सा अलग रहेगी, पित्त के व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो उसकी दवाइयाँ अलग रहेगी, कफ के व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो उसकी दवाइयाँ अलग रहेगी। आपके पास 3 रोगी आए हैं, तीनों रोगी ऐसे आए हैं कि जी हमें भूख नहीं लगती है, तो 3 रोगी आपके पास आए हैं, वो बोलते हैं भूख नहीं लगती है, तो आपने तीनों रोगियों को उठा के एक ही तरह की दवा नहीं देनी है। फिर हम दवा कौन सी देंगे वो उसका शरीर, उसकी प्रकृति और उसके गुणों के आधार पर हम देख कर देंगे कि किसको कौन सी दवाई देनी है। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज हो गई है, मान लो वात के व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति हमारे पास आए हैं और तीनों व्यक्तियों को कब्ज है। अब एक व्यक्ति पतला हो सकता है, एक भारी हो सकता है, एक मध्यम हो सकता है। हालांकि पित्त वाले को नॉर्मली कब्ज होती नहीं है, केवल एक ही कंडीशन में, अगर पित्त दोष का क्षय हो जाए यानी सम प्रमाण से घट जाए तो ही उसी केस में कब्ज हो सकती है, नहीं तो पित्त सम रहने पे और पित्त दोष बड़ा होने पर दोनों ही कंडीशन में कब्ज होती नहीं है। अब हमारे पास 3 रोगी आए हैं और तीनों को ही कब्ज है, तो क्या हम उठा के एलोपैथी की तरह एक ही दवाई दे देंगे? 3 रोगी आए हैं, तीनों को भूख नहीं लगती है, तीनों का शरीर अलग है, एक वात का है, एक पित्त का, एक कफ का है, क्या हम एलोपैथी की तरह उठा के एक ही दवाई दे देंगे? यही डिफरेंस है जी आयुर्वेद की साइंस और एलोपैथी के फार्मूलों में। आयुर्वेद की जो साइंस है वो बहुत गहरी साइंस है और वो गुणों के ऊपर काम करती है। एक व्यक्ति आपके सामने ऐसा आया जो दुबला पतला है जी, उसके अंदर वात के गुण बढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसा आया जो बहुत भारी है शरीर से, उसके अंदर कफ के गुण बढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसा आया जो मध्यम है, उसके अंदर पित्त दोष घटा या बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थिति में पित्त घटने पे, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, पित्त का द्रव गुण बढ़ने पे भी अग्निमंद होता है। तो 3 रोगी आए हैं, तीनों रोगियों को आयुर्वेद में अगर किसी को दवाई देनी है, भूख के लिए दवाई देनी है, कब्ज के लिए दवाई देनी है, या हाई बीपी रह रहा है उसके लिए दवाई देनी है, या हार्ट में ब्लॉकेज है उसके लिए दवाई देनी है, या किसी को किडनी में गुर्दे में पथरी है उसके लिए दवाई देनी है, या किसी को किडनी फेलियर है उसके लिए दवाई देनी है, तो हर दवाई तीनों तरह के व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी। हम एक ही तरह की दवाई सबको नहीं दे सकते, क्योंकि जो व्यक्ति के शरीर में गुण हैं वो अलग है तीनों के अंदर, और जो दवाइयाँ हैं दवाइयों भी गुण आधारित होती है जी। जैसे आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कि इस प्रकृति में और आयुर्वेद शास्त्र में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। तो मधुर, अम्ल, लवण वात को ठीक करते हैं, कटु, तिक्त, कसाई कफ को ठीक करते हैं, और मधुर, तिक्त, कसाई आने वाली कक्षाओं में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो पित्त को ठीक करते हैं। तो हम वात वाले के लिए अलग गुण वाली दवाई देंगे, पित्त वाले के लिए अलग गुण वाली दवाई देंगे, और कफ वाले के लिए अलग गुण वाली दवाई देंगे, क्योंकि तीनों ही प्रकृति के व्यक्ति में, जैसे अभी हमने वात के गुण पढ़े कि वात के शरीर में रुक्ष, खर, लघु, सूक्ष्म, शीत ये गुण हैं, और कफ के व्यक्ति के शरीर में जो गुण हैं वो भारी गुण है जी, गुरु है, स्थूल है, सांदर है, पिछिल है, ये सब गुण हैं। तो एक व्यक्ति में तो जहाँ पे रुखापन है उसमें हम जो दवाइयाँ देंगे उसके अंदर चिकनाई बढ़ानी है, और दूसरे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर पहले ही ब्लॉकेज है उसके अंदर से चिकनाई घटानी है। अगर हम दोनों को एक ही दवाई दे देंगे तो वो दवाई जिस प्रकृति के गुणों से मैच करती होगी उसको तो ठीक कर देगी, लेकिन दूसरे को वो बिगाड़ देगी।
तो इसी तरह से आयुर्वेद एक पूरी साइंस के ऊपर काम करता है जी। हम क्या मानते हैं कि आयुर्वेद तो पुरातन है, आयुर्वेद तो बहुत साल पुराना है, आयुर्वेद तो 5000 साल पहले का पुराना है, आज के समय में नया ज़माना है, इस समय पे आयुर्वेद कहाँ कार्य करता होगा। लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताएं जी कि आयुर्वेद में 5000 साल पहले भी बुखार की संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा होती रही है, जो शास्त्रों में आज भी हमारे सामने है। लेकिन एलोपैथी तो इतनी लाचार है और आज की साइंस इतनी लाचार है कि हम इतने हाईटेक हो गए हैं, 21वीं सदी में हैं, दुनिया आज भी बुखार की चिकित्सा करना नहीं जानती जी, केवल बुखार को दबाना जानती है। आप देखते हैं अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है और उसने एलोपैथी में अपना ट्रीटमेंट करवाया है, तो आप देखेंगे कि 1 महीने तक तो वो व्यक्ति उस इलाज से नहीं उभर पाता है जी। और उभरता भी है, अगर वो ठीक भी होता है, तो आप देखेंगे उसको किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई फिर विशेष समस्या उसके साथ आगे जुड़ जाएगी। जैसे कि बहुत से लोगों में क्या मिलता है, उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाता है, चाहे वो घुटने में हो, चाहे वो कमर में हो, चाहे वो पूरे शरीर में हो। बहुत से लोगों का कोई ना कोई अंग विशेष में जकड़न आ जाती है। बहुत से रोगियों में हम देखते हैं शरीर सूखने लग जाता है। बहुत से रोगियों में हम देखते हैं कि भूख ही खत्म हो जाती है। बहुत से रोगियों में देखते हैं कि डेंगू का एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत से जो समस्याएं हैं आप देखेंगे, अगर किसी भी रोगी ने कोई बुखार उसका डेंगू टाइप है जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो गए हो, या कोई बुखार अगर लंबा चल गया है, अगर किसी व्यक्ति ने एलोपैथी चिकित्सा से उसको ठीक किया है, तो क्योंकि वो चिकित्सा केवल दबाने का काम करती है जी, वो ठीक नहीं करती है। उस चिकित्सा से बुखार केवल दबता है। जब बुखार दबता है तो उसके बाद आप अपने परिवार में आगे भविष्य में देखना, अगर किसी व्यक्ति ने लंबा बुखार चला है या डेंगू टाइप जैसा बुखार हुआ है और एलोपैथी ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया है यानी कि दबाया है, तो उसको आगे कोई ना कोई विशेष समस्या ज़रूर पैदा होगी, जो जल्दी बुढ़ापा लेके आएगी या शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी पैदा करेगी। आयुर्वेद गुण, प्रकृति, ऋतु और दोषों, इनके आधार पे, पूरी साइंस के आधार पे चिकित्सा होती है जी। और एलोपैथी में कोई साइंस नहीं है, कोई भी साइंस उनके पास नहीं है। वो केवल कोई भी बीमारी के लिए आप उनके पास गए तो ऐसी मेडिसिन देंगे जो कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्स करने का काम करेगी, वो आपकी समस्याओं को जड़ से ठीक नहीं कर सकती। तो अब हम जब अपनी प्रकृति को समझेंगे, अपने शरीर में गुणों को समझेंगे, तो उसके आधार पे ही आयुर्वेद में दवाइयों का निर्धारण होता है कि किस व्यक्ति को क्या दवाई दी जाएगी। जैसे हमने 1-2 एग्जाम्पल से समझा कि 3 व्यक्ति आ गए हैं हमारे सामने, तीनों ही अलग अलग शरीर के हैं, वात पित्त या कफ के। तीनों को ही भूख नहीं लगती है, या तीनों के शरीर में ही बीपी की समस्या है, या तीनों के शरीर में ही हार्ट की समस्या है, या तीनों के शरीर में ही कब्ज की समस्या है, कोई भी समस्या है, तो आयुर्वेद की जो शुद्ध शास्त्रोक्त चिकित्सा है वो तीनों ही व्यक्तियों को अलग दवाई देगी जी। यही कारण है कि आयुर्वेद में अगर एक वैद्य आपका चंडीगढ़ में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, एक महाराष्ट्र में बैठा है, एक उत्तर प्रदेश में बैठा है, तो किसी भी वैद्य की जो दवाई है वो एक समान नहीं मिलती जी। लेकिन एलोपैथी में चाहे आप दिल्ली बैठे हो, चाहे आप चंडीगढ़ हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र, बिहार या कहीं भी हो भारत में, तो उनका लगभग सेम सा कॉम्बिनेशन चलता है कि डेंगू हुआ है उठा के ये दे दो, कोई भी बीमारी हुई है तो ये दे दो जी। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है जी। आयुर्वेद व्यक्ति की प्रकृति को समझेगा, उसके शरीर में गुण कौन से बड़े हैं उसको समझेगा, ऋतु कौन सी चल रही है उसको समझेगा, शरीर में दोषों की स्थिति को समझेगा, तो उसके आधार पे, एक पूरी साइंस के आधार पे आयुर्वेद में किसी भी रोगी को दवाई दी जाती है। केवल फार्मूला बेस नहीं जी कि किसी को भी उठा के भूख नहीं लग रही तो कोई भी व्यक्ति आए एक ही दवाई दे दो, वो चिकित्सा नहीं है जी। और आज के टाइम में जो हम इलाज ले रहे हैं वो चिकित्सा नहीं ले रहे हैं जी, हम केवल अपने रोगों को कुछ टाइम के लिए दबा रहे हैं, जिससे एक रोग के लिए अगर दवाई शुरू करी है दबाने की,
तो कुछ टाइम के बाद वो 2, 3, 4 और 5 गोलियां शुरू हो जाती है। तो अब जो स्क्रीन पे है, कोई भी साथी इसको पढ़ेगा जी, बारी आवाज़ में पढ़ना है। एक लाइन को हम पढ़ेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे कि वात प्रकृति में ये लक्षण बताया गया है तो क्यों बताया गया है। वात प्रकृति में कोई भी लक्षण, जितने ये जो स्क्रीन पे इतना बड़ा पैराग्राफ हमारे सामने है, इतना बड़ा श्लोक हमारे सामने है कि वात प्रकृति के शरीर में लक्षण क्या रहते हैं, तो एक लाइन पढ़नी है, रुकना है, एक लाइन पढ़नी है और रुकना है। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कोई भी साथी भारी आवाज में लयबद्ध तरीके से इसको पढ़ना शुरू करो जी। सर ये अष्टांग हृदय के कौन से अध्याय का है ये अष्टांग हृदय का शरीर स्थानम का 3रा अध्याय और पेज नंबर 382 382 नंबर पेज पे है, वात प्रकृति का वर्णन। अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसके ऊपर किसी साथी का कोई सवाल हो इसी से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है, तो आप अपना सवाल रख सकते हैं जी। हाँ आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। इसका श्लोक संख्या क्या है? श्लोक संख्या है जी 85, 86, 87 और 88। अष्टांग हृदयम शारीर स्थानम 3रा अध्याय पेज नंबर 382 और श्लोक नंबर 85, 86, 87 और 88, 85 से 88 नंबर श्लोक है जी। आचार्य जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोष को कौन कौन सा रस ठीक करता है, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, इसको जैसे हम प्रकृति को समझेंगे तो इसके हिसाब से हम रसों को भी समझेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें, वात को ठीक करता है मधुर, अम्ल, लवण। कफ को ठीक करता है कटु, तिक्त और कसाई। और बढ़े हुए पित्त दोष को ठीक करता है मधुर, तिक्त, कसाई। इसके पीछे भी पूरी साइंस है कि ये गुण कैसे ठीक करते हैं, इनके अंदर क्या है कि ये वात, पित्त, कफ को कैसे ठीक करते हैं, वो हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अभी और किसी साथी का कोई सवाल जी? अच्छे सवाल किए हैं अभी तक आपने। जी जैसे कोई वात प्रवृत्ति का व्यक्ति हो और उसके अंदर पित्त और कफ बना हो तो उसका कैसे पता चलता है? वात प्रकृति का व्यक्ति है, पित्त और कफ कैसे बढ़ेगा, वो हम आने वाली कक्षाओं में प्रकृति को पढ़ेंगे, गुणों को पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा। आपके पास अष्टांग हृदय है जी? नहीं है तो आप अष्टांग हृदय मंगवाएं जी, और डिटेल में हर रोज क्लास लगाएं। क्लास अगर नहीं लगा पा रहे हो तो वीडियो जरूर सुने, तो आने वाली कक्षाओं में हम यही समझेंगे जी। प्रकृति के बाद आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा जी। गुरुजी मेरे पास ये विद्युतनी जी का ये है अष्टांग हृदय, उसमें ये शरीर स्थान में 3रा अध्याय अंग विभाग अध्याय हमारे पास है जो वो डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी का है जी, और जो क्लास में पढ़ाएंगे वो भी डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी का ही है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी का ही लें, क्योंकि फिर सबको पढ़ने में आसानी रहेगी। मैं झट से आपको बताऊंगा कि आप इतना नंबर पेज निकाल लो, इतना नंबर अध्याय, इतना नंबर श्लोक, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। किसी दूसरे राइटर की होगी तो उसका देखना पड़ेगा कि उसमें डिजाइनेशन क्या है। जैसे इसमें तो डिजाइन है कि पहले सूत्र स्थानम है, फिर शारीर स्थानम है, फिर निदान स्थानम है, फिर चिकित्सा स्थानम है, फिर कल्प सिद्धि स्थानम है, फिर उत्तर स्थानम है। अब अगर किसी दूसरे राइटर की है तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि क्या स्थिति है उसकी। देखो जी इसमें भी वही है, पहले सूत्र स्थान ही है, उसके बाद शरीर स्थान। हाँ, तो इसमें आप एक बार ढूंढ लेना जी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है। अभी स्क्रीन पे जो गुरदर्शन जी ने शेयर किया है, हम इस वात प्रकृति को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें कम से कम पौना घंटा इसको डिस्कस करने में लगेगा जी, और इतना ही टाइम हमारे पास बचा है। तो गुरदर्शन जी आप एक बार उसको दोबारा शेयर कर दो, वात प्रकृति के लक्षण, और इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं जी। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ दो जी, आप पढ़ दो। वात का वर्णन, यही कारण है कि व्यक्ति के मनों
बातों से लक्षण दिखाई देते हैं। दूषित एवं बुरे विचारों वाले होते हैं, उनके हाथ पैर के अंग फटे हुए तथा मलिन होते हैं। अभी यहाँ पे रुको जी आप, अभी जो आपने पढ़ा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है जी, जो वात प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके जो हाथ है, पाँव है, ये फटे रहते हैं जी, या मैक्सिमम समय में फटे रहते हैं, या ये फटे हुए होते हैं, या इनकी जो त्वचा है उस पे भी ओज, तेज, शाइनिंग, चमक ये सब नहीं होता जी, उसमें भी रुखापन होता है। और जो इनके बाल है वो कम होते हैं और वो भी रूखे सूखे होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वात प्रकृति के शरीर में वात का रुख, खर ये गुण बड़े रहते हैं, या ये गुण विद्यमान रहते हैं वात के शरीर में। तो इन गुणों के कारण, इन गुणों की उपस्थिति होने के कारण वात प्रकृति के व्यक्ति के शरीर में उसके जो अंग है, हाथ है, पाँव है या त्वचा, इनका फटना या इनमें रुखापन होना और बाल कम होना और बाल रूखे सूखे होना, इसका कारण है कि इनके शरीर में रुक्ष और खर गुण है, यानी रुखा और खरदरा गुण है। तथा इनके अंग है जो वो मलिन और मलिन भी होते हैं। मलिन क्या है कि एक व्यक्ति जिसके शरीर में ओज होगा, तेज होगा, चमक होगी, तो वो दिखने में भी आकर्षक रहेगा। अब जिसका शरीर रूखा है, सूखा है, खुरदरा है, उम्र और हाइट के हिसाब से वजन कम है, बाल भी रूखे सूखे है, त्वचा भी रूखी सूखी है, तो वो मलिन ही दिखाई देगा जी। इन गुणों के कारण ऐसा है कि वात प्रकृति का व्यक्ति के हाथ पांव फटे हैं, त्वचा में रूखापन है, बाल कम हैं और बाल भी रूखे सूखे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में ये सब सिम्टम आ रहे हैं तो हम समझेंगे कि उसकी वात की प्रकृति है जी। इसके बारे में कहा गया है कि उन्हें सर्दी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है जी? क्योंकि वात का एक गुण है शीत, शीत यानी कि ठंडा। सर्दियों में आप देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो वायु है, वायु कैसी होती है जी? सर्दियों में शीत लहर चलती है जी। और अगर हम हल्के कपड़े में या बिना कपड़े के बाहर निकलेंगे तो शीत लहर के कारण हमें कंपी पैदा होती है। तो जो वायु है, वायु का अपना स्वभाव नहीं होता, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि गर्मियों में वायु लू की तरह चलेगी और सर्दियों में वायु शीत लहर की तरह चलेगी। तो उस समय पे जैसे प्रकृति में जो वायु है वो शीत लहर के कारण बिल्कुल ठंडी होती है, वो शरीर को ऐसे टच करती है जैसे भेदन छेदन का काम करती है, कोई तीर टच कर रहा हो, कोई भाला टच कर रहा हो। तो वहाँ पे वातावरण में ठंड अत्यधिक बढ़ जाने के कारण, तो वात का गुण है कि वो ठंडे के साथ मिलके अत्यधिक ठंडा हो जाएगा और गर्मी के साथ मिलकर अत्यधिक गर्मी, यानी कि वात वालों को सर्दियों में अधिक सर्दी लगती है और गर्मियों में भी इनको अधिक गर्मी लगती है। लेकिन सर्दियों की तुलना में ये गर्मियों में आसानी से रहते हैं। गर्मियाँ इनको परेशान नहीं करती, सर्दी इनको ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि इनके अंदर शीत गुण है और उस समय वातावरण में भी शीत गुण बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़ा हुआ शीत गुण इनके अंदर ठंड को और बढ़ा देता है जी। आगे कहा गया है कि उनकी जो धीरता है, समरण शक्ति है, चेष्टाएं हैं, बुद्धि है, मित्रता है, दृष्टि है और गति है, ये स्थिर नहीं होती जी, ये सब चंचल होती है। यानी कि उनमें जो धीरता है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर वात का चल गुण है। जैसे वायु स्थिर नहीं होती, वायु कभी कम कभी ज़्यादा। आपके घर में भी अगर फैन चल रहा है तो वो कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब एक स्थिर गति में वो नहीं चलता है। या हम सृष्टि में देखते हैं कि वायु एक स्थिर गति में नहीं चलती है। तो इसी तरह से वात के अंदर जब चल गुण है वायु का, तो उसके कारण उनके अंदर धीरता अच्छी नहीं होती जी, वो चंचल होते हैं।
यानी कि अभी उन्होंने कोई दृढ़ निश्चय लिया है, थोड़ी देर में वो बदल जाते हैं। किसी भी काम को वो फास्टली शुरू करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे उसको, वो जल्दी जल्दी अपने टारगेट को बदलते रहते हैं। जब हम इन्हीं गुणों को पित्त और कफ में समझेंगे, पढ़ेंगे, तो पित्त वाले पूरा अपना जो संकल्प ले लेते हैं उसको पूरा करने वाले होते हैं, और कफ वालों में अगर कफ दोष ना बढ़ा हो, कफ बैलेंस में हो, तो वो भी अच्छी धीरता वाले होते हैं जी। तो इनकी धीरता अच्छी नहीं है, समरण शक्ति भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वात का चल गुण इनके अंदर है, तो ये भूलने की इनको आदत होती है। मतलब लॉन्ग टर्म तक इनकी समरण शक्ति अच्छी नहीं रहती कि एक बार पढ़ा और 10 साल तक भी याद रहा। आगे है कि इनकी बुद्धि है जो, उसमें भी चल है, ये कोई भी निर्णय ले लेंगे लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं जी। ये किसी भी कार्य को, नए कार्य को झट से शुरू तो करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि चल गुण के कारण। आगे है कि इनकी चेष्टाएं, यानी कि अगर ये कहीं बैठे हैं तो वहाँ भी कहीं लिखेंगे, कहीं पाँव हिलाएंगे, कहीं हाथ हिलाएंगे, कभी उठेंगे, इधर उधर टहलेंगे, फिर बैठेंगे। यानी कि अगर 3 व्यक्ति बैठे हैं तो उनमें से कफ वाला आराम से बैठा रहेगा, पित्त वाला जब उसको ज़रूरत है वो उठेगा, जब ज़रूरत है बैठा रहने का तो वो बैठा ही रहेगा, और वात वाला जब दोनों ही बैठे हैं फिर भी उसमें चंचलता रहेगी जी, हाथ पांव हिलाना, कुछ ना कुछ करते रहना, मुंह में नाखून चबाना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना। चल गुण के कारण इनके अंदर स्थिरता नहीं है। आगे लिखा है कि मित्रता, इनके मित्र भी अधिक नहीं होते जी। गूढ़ मित्रता इनमें, अकेले वात वालों में, वात प्रकृति वालों में गूढ़ मित्रता नहीं होती। ये मित्र बनाएंगे, कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे, फिर इनके नए मित्र होंगे, फिर उनको छोड़ देंगे, फिर अगले नए होंगे, क्योंकि चल गुण है जी, इनके अंदर स्थिरता नहीं है। आगे है कि इनकी जो चाल है, गति है, वो भी चंचल है जी, वो भी स्थिर नहीं है, कभी फास्टली चलेंगे, कभी धीमा, कभी फास्टली, कभी धीमा। और इनके नेत्र तथा जो विचार है वो भी चंचल ही होते हैं। इन्होंने अगर आपसे वादा कर लिया, वादा तो ये कर लेते हैं हर किसी से, और लगभग जल्दी से, कसम भी ये जल्दी जल्दी खाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को पूरा नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर चल गुण है जी। आगे है कि ये व्यर्थ की बातें बहुत करते हैं, अकारण कभी भी गाना शुरू कर देना, किसी भी माहौल में बोलना शुरू कर देना, या सभी 10 व्यक्ति बैठे हैं, सभी साथ बैठे हैं तो ये हिलडुल करेगा। क्लास में अभी क्लास चल रही है, एकदम से बीच में कुछ भी बोल देना, कुछ भी सही या गलत जवाब दे देना, पता ना होने पर भी। पित्त वाला पूरा सोच समझ के जवाब देगा, और कफ वाला पूछने पर ही जवाब देगा, बार बार टोकने पर ही जवाब देगा। तो इस तरह से हम डिटेल में प्रकृति के बारे में समझेंगे कि वात में क्या है, पित्त में क्या है, कफ में क्या है। तो जो वात वाले हैं वो व्यर्थ की बातें बहुत करते हैं जी। आगे है कि उनका पाचक पित्त, जैसे कि अभी हमने क्लास के आरंभ में पढ़ा था कि इनका पाचक पित्त, यानी कि इनकी जो पाचन शक्ति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होती वात वालों की। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वात का चल गुण डोमिनेट है। इनके अंदर जो वात का प्रमुख गुण है वो चल गुण है। चल गुण के कारण वायु कभी भी स्थिर नहीं होती है, चंचलता रहती है वायु में, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी मध्यम। तो ऐसे ही अग्नि भी इनकी ऐसे ही रहती है। तो इसमें कहा गया है कि इनका पाचक पित्त भ्राजक पित्त होता है, जो त्वचा में होता है और शाइनिंग लाने का काम करता है। तो वात वालों का पाचक पित्त क्यों नहीं अच्छा है, पाचन शक्ति क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि इनके अंदर चल गुण है वायु का। भ्राजक पित्त क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि इनके अंदर रुक्ष और खर गुण रहते हैं। रुक्ष मतलब ड्राई और खर मतलब खुरदरा। तो ये गुण प्राकृतिक रूप में अधिक इनके शरीर में विद्यमान है। तो इनका पाचक पित्त अच्छा नहीं है, अग्नि अच्छी नहीं है, और इनकी त्वचा में भी शाइनिंग नहीं होती। सबसे अच्छी शाइनिंग होती है पित्त वाले में। आगे है इनका बल है, आयु है और नींद है, ये कम होता है।
अब बल कम क्यों होगा? क्योंकि जब पाचन शक्ति ही उतनी मजबूत नहीं है तो बल कम ही होगा जी। और आयु कम क्यों होगी? क्योंकि पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, अग्नि में विषमता है, और फिर गुण भी ऐसे हैं, जैसे रुक्ष गुण है, खर गुण है, ये क्या करने वाले हैं? जल्दी बुढ़ापा लाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों से सवाल करें कि एक व्यक्ति जिसके जोड़ों में चिकनाई ना हो तो वो लंबा जिएगा कि थोड़ा जिएगा जी? तो सवाल आएगा कि वो थोड़ा जिएगा। जिसके ज्वाइंट्स में अच्छे से स्निग्धता है, जिसको हम आम भाषा में ग्रिस बोलते हैं, अच्छी चिकनाई है, तो ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे तो वो लंबा जिएगा। तो इनके शरीर में अग्नि विषम है और रुक्ष और खर गुण है, ये उम्र को जल्दी घटाने वाले होते हैं और बुढ़ापा लाने वाले होते हैं। इसलिए इनका बल और आयु कम होती है वात वालों की। जब हम तीनों प्रकृति को पढ़ेंगे तो गुणों के आधार पे हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वात प्रकृति वाले कम उम्र के होते हैं, पित्त प्रकृति वाले मध्यम उम्र के होते हैं, और कफ प्रकृति वाले उत्तम उम्र के होते हैं, लंबी उम्र के। अगर कफ बैलेंस में है, अगर उनका कफ भी बढ़ जाता है, जो हम आगे गुणों के आधार पे पढ़ेंगे, तो फिर उनकी भी उम्र कम होती है। अगर वात पित्त कफ बैलेंस में रहे तो कफ वाला सबसे लंबा जिएगा, पित्त वाला मध्यम उम्र का रहेगा और वात वाला सबसे कम उम्र का रहेगा, क्योंकि अग्नि विषम है और खर और रुक्ष खुरदरा गुण इनके अंदर ज्यादा है। आगे है कि इनकी जो वाणी है वो शिथिल है, हकलाने वाली है, रुकने वाली है, चंचल है तथा फूटे कांसे की तरह है। तो इनकी जो वाणी है वो हकलाने वाली है। आप देखते हैं कि वात वालों के हाथों में भी कंपन होती है, कंपी होती है जी, क्योंकि चल गुण के कारण। तो इनकी वाणी भी स्पष्ट नहीं होगी एकदम से, ये थोड़ा हकला के बोलेंगे, और शिथिर साफ स्पष्ट सुथरा और स्थिर नहीं बोलेंगे, इनके अंदर शिथिलता रहेगी जी। और इनकी वाणी है जो, क्योंकि गुण ऐसे हैं इनके अंदर रुक्ष खर, इनकी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी। जैसे कि अगर आप राजू भाई का वाणी देखेंगे, उनका शरीर कफ और पित्त का था तो उनकी वाणी में मधुरता थी। वाणी में मधुरता मैक्सिमम उसी व्यक्ति में रहेगी जिसका कफ अच्छा होगा और साथ में पित्त होगा जी। तो वात वालों की वाणी में कर्कशता होती है, उतनी अच्छी नहीं होती, और ये फूटे कांसे की तरह बोला गया है, ऐसी इनकी वाणी होती है। आगे बोला गया है कि जो वात वाले हैं वो प्राय नास्तिक होते हैं। नास्तिक कैसे होते हैं कि जी उनके अंदर धीरता नहीं है, उनके अंदर स्थिरता नहीं है, वो किसी भी चीज़ को पूर्ण नहीं करते, किसी भी टारगेट को पूर्ण नहीं करते। हर चीज़ को फास्टली शुरू तो कर लेते हैं लेकिन जल्दी ही थक जाते हैं, वो जल्दी ही जोश जोश में शुरू तो करेंगे लेकिन जल्दी उसको छोड़ देते हैं। तो इनमें स्थिरता ना होने के कारण और चंचलता होने के कारण ये किसी भी चीज़ पे फास्टली भरोसा नहीं करते हैं। ये दिखा जरूर देते हैं लेकिन अंदर से संकी स्वभाव वाले ये होते हैं, संकी स्वभाव वाले होते हैं। तो इसलिए इनके बारे में कहा गया है ये नास्तिक होते हैं। आगे बोला गया है ये बहुत खाने वाले, विलासी, गाने, हंसने, रोने वाले। बहुत खाने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। अगर आपके पास 10 डिश आपके सामने रखी है तो सभी में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, खाएंगे सभी में से। तो ये अधिक खाने वाले मतलब हर तरह के आइटम को टेस्ट करेंगे, अधिक खाने वाले। और विलासी यानी कि ये मेहनत से बचने वाले होते हैं। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, जो पित्त वाले हैं उन्होंने जो टारगेट डिसाइड कर लिया वो उसको पूरा करके ही हटेंगे। कफ वाले का भी कफ बैलेंस में है तो वो भी अपने टारगेट को पूरा करेंगे। लेकिन वात वाले ये ज़्यादा मेहनत से बचते हैं जी, और शरीर भी साथ नहीं देता क्योंकि अग्नि भी ऐसी है, शरीर भी दुबला पतला होता है, गुण भी रुक्ष खर ये सब गुण होते हैं। तो इसलिए ये अधिक खाने वाले यानी टेस्ट हर चीज़ को करेंगे, और विलासी यानी कि ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा भारी भरकम काम से बचने वाले होते हैं।
पित्त वाले इस तरह के कार्य को करने में अग्रणी होते हैं। आगे है, ये अधिक गाने हंसने वाले, अकारण हंसते रहेंगे, अकारण ये बोलते भी रहेंगे, मतलब ये कभी चुप नहीं होंगे, ये एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से आगे बातों पे बातें करते रहेंगे, जिनकी कभी बातें खत्म नहीं होती वात वालों को। और पित्त वाला जरूरत पे ही बोलेगा, और कफ वाला कम ही बोलता है, वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। आगे बोला गया है, ये शिकारी कलह प्रिया, यानी कि ये झगड़ालू होते हैं जी, ये बात बात पे झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करेंगे, हालांकि कुछ टाइम के बाद वो उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन इनकी आदत है हर छोटी से छोटी हर बात के ऊपर झगड़ा करने की, तो इनको बोला गया ये कलह प्रिय होते हैं, कोई भी बात ना हो उस पर भी ये झगड़ा कर लेते हैं जी। आगे बोला गया ये चंचल होते हैं, वात का चल गुण है, उसके कारण ये चंचल है, किसी कोई भी टारगेट इनका फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता। और आगे बोला गया है कि इन्हें मधुर, अमल, लवण ये रस पसंद होते हैं, मधुर, अमल, लवण तथा उष्ण वीर्य यानी कि गर्म चीजें। अब मधुर, अमल, लवण ये रस क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि जो मधुर, अमल, लवण रस है ये ताकत देने वाले रस होते हैं, और कटु, तिक्त, कसाई जो रस है वो शरीर में शुद्धि करने का काम करते हैं, टॉक्सिन को निकालने का काम करते हैं। जैसे कि आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर में हल्दी दो, कैंसर में गोमूत्र दो, वो क्यों दिए जाते हैं? उनके पीछे साइंस है जी, उनके पीछे गुण आधारित साइंस है। जैसे कि हल्दी है, हल्दी के अंदर तिक्त रस है, जो तिक्त रस है वो खून को साफ करने का काम करता है, वो अंदर से टॉक्सिन को, आम को, कचरे को, विष को निकालने का काम करता है, वो शुद्धि करने का काम करता है। अंतिम 3 रसों में कटु, तिक्त, कसाई ये तीनों ही रस शुद्धि करते हैं, लेकिन सबसे अधिक शुद्धि और खासकर खून की जो शुद्धि करने का काम करता है वो तिक्त रस करता है जी, और फिर कटु रस करता है, फिर कसाई रस करता है। तो पहले 3 रस ताकत देने का काम करते हैं, अंतिम 3 रस शुद्धि करने का काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि कैंसर में हल्दी दो, कैंसर में गोमूत्र दो, क्योंकि गोमूत्र कटु रस का है, और कटु रस भेदन छेदन करके कफ को हटाने का काम करता है, आम को हटाने का काम करता है। तो जब गुण आधारित हम पढ़ेंगे तो जो कटु रस है वो कफ वालों के लिए है, कब है? सर्दियों के टाइम में। जो तिक्त रस है वो कफ और पित्त वालों के लिए है, कब है? गर्मियों के टाइम में। क्यों है ये गर्मियों के टाइम में ही क्यों लेना? इसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि इसके जो गुण हैं वो तिक्त और रुक्ष है, वो शीत और रुक्ष है। रुक्ष होने के कारण ये आम को, क्लेद को, सड़न को उसको हटाता है और सुखाता है, और शीत होने के कारण, ठंडा होने के कारण गर्मियों में ले सकते हैं। अब कोई कटु चीज है जैसे कि काली मिर्च है, अदरक है और गोमूत्र है, ये कटु है और गर्म है, तो गर्म है सर्दियों में बेस्ट रहेगा क्योंकि सर्दियों में ठंड है। कटु रस है, कफ के ऊपर काम करेगा, पित्त वाले को ये नहीं देंगे, कफ वाले के लिए, कफ वाले के लिए अमृत है, पित्त वालों को देंगे तो पित्त को बढ़ा देगा। तो हर चीज को आयुर्वेद में आपको अगर कोई भी मेडिसिन खाने के लिए दी गई है तो उसके पीछे पीछे एक पूरी साइंस है कि इसके अंदर गुण कौन सा है, इसके अंदर रस कौन सा है, इसको किस ऋतु में देना है, किस प्रकृति के व्यक्ति को देना है। अब गोमूत्र को हम कफ वालों के लिए दे सकते हैं, अमृत का काम करेगा, लेकिन पित्त और वात को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसके अंदर रुक्ष गुण है, रुक्ष गुण होने के कारण वात में और रुखापन बढ़ा देगा। पित्त वाले को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये गर्म है, तो उनकी गर्मी को और बढ़ा देगा। तो गोमूत्र सबसे जो उत्तम है, अमृत का काम करता है, वो कफ वालों के लिए है। ऐसे ही जो हल्दी है वो काम करेगी पित्त और कफ वालों के लिए। वात वाले के लिए हल्दी देंगे, वो रुक्ष है, ड्राई है, रुखी है, तो वो वात को और बढ़ा देगी। तो जैसे जैसे हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे तो हम हर एक दवाई के बारे में जो भी हम बात करेंगे कि वात वालों को कौन सी देनी है, पित्त वालों को, कफ वालों को, तो वो पूरी साइंस के आधार पे है जी। ऐसे नहीं है कि किसी को उठा के हर किसी को हल्दी दे दो, हर किसी को गिलोय दे दो, हर किसी को गोमूत्र दे दो। इनके पीछे भी पूरी साइंस है कि किसी को गोमूत्र दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे क्या साइंस है।
किसी को हल्दी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या साइंस है। किसी को गिलोय दे रहे हैं, सौंठ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या साइंस है उसके पीछे। तो आयुर्वेद में हर व्यक्ति को औषधि देना एक साइंस का कार्य है और साइंस के आधार पे दी जाती है। और आयुर्वेद की सबसे बड़ी साइंस है वो गुणों के आधार पे है, गुणों के ऊपर निर्भर करती है जी। तो वात वालों को मधुर, अम्ल, लवण ये रस पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पहले ही रूखापन है, ताकत की कमी है और ये शरीर में चिकनाई बढ़ाने वाले हैं और ताकत देने वाले हैं, इसलिए वात वालों को ये रस पसंद होते हैं जी। और गर्मा गर्म इसलिए पसंद है क्योंकि उनके अंदर शीत गुण है। आगे लिखा है कि उनके जो शरीर के अवयव है यानी अंग है वो कृश यानी कि पतले और लंबे होते हैं। वात वाला व्यक्ति दो तरह का हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और पतला भी, यानी छोटे कद का भी हो सकता है। लेकिन इसका जो शरीर है और अंग है, बाजुएं हैं, माथा है, सब कुछ है, ये छोटे होते हैं जी। और जब हम कफ वाले में देखेंगे तो भीम की तरह होते हैं सब अंग, लंबी बाजू, लंबा चौड़ा सीना, चौड़ा माथा और मध्यम होते हैं पित्त वाले के अंदर। तो आगे बोला गया है कि चलने में इनकी हड्डियों में शब्द सुनाई देता है जी। किसके? वात वालों के अंदर। क्यों सुनाई देता है? कट कट की आवाज आना, क्योंकि इनके अंदर रुक्ष गुण है, खर गुण है, जो अंदर खुश्की पैदा करता है और चिकनाई को सुखाने का काम करता है। जो जोड़ों में स्नेहास है, चिकनाई है, ग्रीस है, उसको सुखाने का काम करता है। आगे बोला गया है ये दृढ़ शरीर और विचार वाले नहीं होते। दृढ़ शरीर वाले यानी मजबूत शरीर वाले नहीं होते। इनका शरीर भीम की तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वात के रुक्ष है, खर है, लघु, सूक्ष्म, ये सब गुण हैं। और दृढ़ विचार क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर चंचलता है, वायु का चल गुण है। ये जल्दी से काम शुरू करेंगे, छोड़ देंगे। ये कोई भी कसम खाएंगे, छोड़ देंगे। कोई भी आपको वादा देंगे, छोड़ देंगे। तो वात वाले चल गुण के कारण ऐसा करते हैं। आगे बोला गया है कि ना ये जितेंद्रिय होते, ना ये आदर्श होते। जितेंद्रिय इसलिए नहीं होते, जितेंद्रिय यानी कि अपनी इंद्रिय और अपने शरीर पे कंट्रोल, क्योंकि चल गुण इनके अंदर है, धीरता इनके अंदर है नहीं। और आदर्श भी इसलिए नहीं होते क्योंकि एक तो चंचलता है, चल गुण है, यानी कि थोड़े से समय में जैसे हवा बदलती है तो ये भी बदल जाते हैं। अब जब व्यक्ति ने आज डिसाइड कर लिया है कि मैंने व्यवस्था परिवर्तन करनी ही है, मरते दम तक, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं। जैसे राजीव भाई का एक संकल्प था कि मुझे व्यवस्था करनी ही है। अगर उन्होंने डिसाइड किया तो उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटे। तो ये काबिलियत होती है कफ और पित्त वालों के अंदर, या जिनका पित्त ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अच्छा है, या कफ अच्छा है, समता में है, उन लोगों के अंदर ही ये ताकत होती है, ये साहस होता है जी। और आगे बोला गया है कि ना इन्हें स्त्रियों से अधिक प्रेम होता है, ना इन्हें अधिक संतान पैदा होती है। संतान पैदा क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब शरीर ही रूखा सूखा है, इनके शरीर में क्या होता है, मुंह में जो बोधक कफ है, बोध कराता है, टेस्ट कराता है, एहसास कराता है, वो भी रुक्ष खर गुण के कारण कमजोर पड़ जाता है। आमाशय में जो क्लेदक कफ है, भोजन को पेस्ट जैसा बनाता है, वो भी कमजोर पड़ जाता है रुक्ष गुण के कारण। इनका पाचक पित्त भी कमजोर पड़ जाता है। जब पाचन शक्ति ही अच्छी नहीं है, रस धातु भी अच्छी नहीं बनेगी, रक्त भी अच्छा नहीं बनेगा, तो शुक्र भी अच्छी नहीं बनेगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा के बाद जो शुक्र बनेगा, तो फिर संतान कम ही होगी जी। और वैसे भी इनके अंदर सामर्थ्य कम होता है, तो स्त्रियों के प्रति ने प्रेम नहीं होता। इनकी आंखें हैं जो रुक्खी, मैली, कुचेली और सोई जैसी होती है, क्योंकि इनके अंदर रुक्ष, खर, लघु ये सब गुण होते हैं जी। आगे बोला गया है कि एक इनका लक्षण बताया गया है कि सोए में भी इनकी आंखें खुली रहती है, यानी सोए हुए हैं लेकिन आंखें खुली नजर आएगी। तो ऐसे व्यक्ति अगर नजर आ रहे हैं तो वो वात प्रकृति की है। आगे बोला गया है कि जो इनको सौपन आएंगे तो सौपन में भी
ये कभी पेड़ों पे चढ़ेंगे, कभी हवा में उड़ रहे होंगे, इस तरह के इनके सौपन रहेंगे जी। क्यों? क्योंकि वायु के चल गुण के कारण इनके मन में स्थिरता नहीं है, तो रात में भी इसी तरह के सौपन आएंगे। तो अब हमें हमारी प्रकृति क्या है किसी एक पॉइंट पे निर्धारित नहीं करना है जी। इनमें से हमने देखने हैं क्या मैक्सिमम लक्षण हमारे साथ मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो हमारी वात प्रकृति है, अगर नहीं मिलते हैं तो कल हम पित्त के बारे में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम कफ के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें से जो हमारे शरीर में मिलता है तो वो हमारी प्रकृति है। आगे बोला गया है कि ये अधन्य यानी अभागे यानी धनहीन होते हैं। धनहीन क्यों होते हैं? क्योंकि धीरता नहीं है, आत्म बल नहीं है, टारगेट को डिसाइड कर लिया पूरा करने वाले नहीं है, क्योंकि चल गुण है, शुरू तो कर लेते हैं लेकिन जल्दी ही चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इन गुणों के कारण और चंचलता के कारण ज़्यादा मित्र नहीं है, और जिस बात को बोल दिया पूरा ही करेंगे वो स्वभाव भी नहीं है। तो इसलिए ये इनको अभागे और धनहीन बोला गया है कि इनके पास धन सबसे कम होता है। कफ अगर बैलेंस में हो तो उनके पास धन अधिक होता है, और पित्त वालों के पास मध्यम होता है, क्योंकि पित्त वाले एक तरह से क्रांतिकारी स्वभाव वाले होते हैं। वो गलत चीज़ों को सहन नहीं करते हैं, गलत तरीके से चीज़ों का संचय नहीं करते हैं, और वो सही तरीके से ही चीज़ों का संचय करते हैं। इसलिए गलत तरीके से संचय नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं कर पाते हैं। कफ वालों के अंदर सामर्थ्य ज़्यादा होता है। पित्त वाले, पित्त अगर अच्छा है तो वहाँ पे वो गलत चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वो मध्यम ही रहते हैं, उनके पास धन भी मध्यम ही रहता है जी। आगे बोला है द्वेष युक्त स्वभाव वाले होते हैं। वात वालों को ईर्ष्या द्वेष होता है। मान लो कि 3 व्यक्ति हमारे सामने हैं, एक वात का है, एक पित्त का है, एक कफ का है। अब तीनों ही लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन तीनों के लोगों के गुस्से में डिफरेंस है। जैसे कि वात वाले को तो गुस्सा आएगा ईर्ष्या द्वेष का, पित्त वाले को गुस्सा आएगा गलत चीज़ों पर, गलत व्यवस्थाओं पर, और कफ वाले को गुस्सा आएगा जब उसके आराम में बाधा पड़ रही है। वात वाले को तो गुस्सा है कि ये व्यक्ति मेरे से आगे क्यों निकल गया है, पित्त वाले को गुस्सा है कि गलत चीज़ें, गलत व्यवस्थाएं क्यों हो रही है, और कफ वाले को किसी चीज़ से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, ये अपने में ही मगन रहते हैं। जब इनके आराम में बाधा पड़ती है तब इनको गुस्सा आता है। तो ये डिफरेंस है। तो हमें गुस्सा किस तरह का आता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर वात की प्रकृति है, पित्त की या कफ की। आगे बोला गया है कि चोर, चोर नहीं बोलेंगे हम इसको हम जुगाड़ू बोलेंगे। यानी कि वात वाले हैं जो, पित्त वाले तो कोई टारगेट पूरा करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं तो उसको पूर्ण करने का संकल्प रखते हैं जी। कफ भी अगर बैलेंस में है तो वो भी संकल्प रखते हैं, लेकिन वात वाले जुगाड़ बनाएंगे जी हर चीज़ में, क्योंकि उनके अंदर शारीरिक बल उतना नहीं होता। ये शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं, हर चीज़ में जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। आगे बोला गया है कि इनके जो पैरों की पिंडलियां हैं वो ऊपर की तरफ उठी होती है। इनका जो स्वभाव है वो चूहा, कौवा, सियार या कुत्ता इनकी तरह होता है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति वात का बैठा है तो वो इधर देखेगा, उधर देखेगा, सामने आगे पीछे, वो थोड़े थोड़े टाइम में देखता ही रहेगा। जैसे चूहा कुछ भी खा रहा है तो वो इधर उधर अपनी नज़र घुमाएगा, खाएगा, देखेगा, मुंह से लेगा, नज़र घुमाएगा, ऐसे ही कौवा करता है। तो इसी तरह का चंचल स्वभाव इनका होता है। तो इन लक्षणों के आधार पे हम डिसाइड करते हैं, या आयुर्वेद शास्त्र डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रकृति है। अब आप इनमें से देख सकते हैं कि क्या कोई गुण इनमें से हमारे अंदर मैच करते हैं तो कितने मैच करते हैं। तो हमारी अग्नि का बल कैसा है, हमारी त्वचा कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे अंदर गुण कैसे बढ़े हैं, क्या चेहरे पे चमक है। तो इन सब के आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं
कि हमारी प्रकृति क्या है। तो ऋषि वाग्भट ने ये लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों के आधार पर निर्धारित होता है कि वात की प्रकृति है, और वात की प्रकृति के जो गुण हैं वो आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर उसके आधार पर ही आगे दवाइयों का निर्धारण होता है। तो आज के लिए अभी इतना ही पढ़ेंगे। अब किसी भी साथी के जो कोई सवाल है तो वो रखें। मैं बोल के बता देता हूँ। अगर किसी की वात प्रकृति है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं पित्त या कफ में। वात प्रकृति को हम हीन कह सकते हैं, ये सवाल। वात प्रकृति को हम हीन कह सकते हैं, ये सवाल है जी आपका। इसको हम ये कर सकते हैं पित्त या कफ प्रधान में। देखो 7 तरह की प्रकृति है, उसमें सम प्रकृति को सबसे उत्तम माना जाता है, कफ प्रकृति को दूसरे नंबर पे, पित्त प्रकृति को तीसरे पे और वात को सबसे हीन। और दो दो दोषों से मिक्स जो प्रकृति है उसको भी निंदनीय माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के अंदर वात भी है और साथ में पित्त भी है, तो वात का ठंडा स्वभाव है, पित्त का गर्म है। अगर उसके अंदर अकड़न जकड़न है, गर्म दवाइयाँ देंगे तो वात बढ़ जाएगा, गर्म दवाइयाँ देंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, पित्त को शांत करने के लिए ठंडी दवाइयाँ देंगे तो वात बढ़ जाएगा। तो दो दो प्रकृति अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो आप एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को बैलेंस करेंगे तो पहले वाला बढ़ जाएगा। तो वात प्रकृति को हीन माना गया है जी। हाँ जी जी गुरु जी, एक प्रश्न पूछना था कि यदि कोई वात प्रकृति में है, हाँ जी, तो क्या उसको पित्त प्रकृति में या कफ प्रकृति में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते जी। मतलब जो जन्मता से जो भी अपनी प्रकृति है वही रहेगी। वही रहेगी, हाँ जी, वही रहेगी जी। जी जी, यही प्रश्न था। उसके शरीर में हम बल को तो थोड़ा बहुत घटा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रकृति को नहीं बदल सकते। जैसे कि जी आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कि जो प्रकृति है वो कैसे बनती है जी। वो प्रकृति बनती है कि जो जब गर्भ ठहरता है उस समय में माँ के शरीर में कौन से दोष की बढ़ा हुआ है, पिता के शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। जो चीज़ माँ और पिता के शरीर में बढ़े हुए है वही चीज़ें उनके शुक्र और आर्तों में भी बढ़ी है, और फिर उन्हीं चीज़ों से गर्भ बनेगा। तो एक तो डिपेंड करता है कि माता के शुक्र और आर्तों में कौन से दोष बढ़े हैं। उन दो दोषों के जुड़ने से फिर 9 महीने माँ के पेट में जिस भूमि में वो बीज है, जिस गर्भ में वो शिशु है, उसने 9 महीने किस प्रकार के आहार विहार का सेवन किया है। क्या वातवर्धक आहार विहार का सेवन किया है या पित्तवर्धक या कफवर्धक। तो एक तो प्रकृति डिसाइड होगी माता पिता के शुक्र और आर्तों से, दूसरी 9 महीने माँ के शरीर में दोषों की क्या स्थिति है, और तीसरा ऋतु का प्रभाव भी पड़ता है। तो इनके आधार पर डिसाइड होता है यानी कि प्रकृति क्या बनेगी। अब एक माता पिता के शुक्र और आर्तों से मिलके बीज बना है जी। अब बीज में तो उसमें आ गया है जी जो भी दोष आना है जो माता पिता के शरीर और शुक्र आर्तों में था, तो वो उसके खून में निर्मित हो गया है, उसको आप नहीं बदल सकते। उसके खून में क्या जाएगा जो बीज में बना है। अब शरीर में वात पित्त कफ बढ़ा था या जो भी बढ़ा था या सम है, उसी के आधार पे प्रकृति बनती है जी। हाँ जी, ये बताओ सर, आप कह रहे हो भाई जैसे पित्त और कफ दोनों जिसके इकट्ठे हो और उनको अगर गर्म दवाई देंगे तो वो हो जाएगा, तो उनका फिर कोई इलाज नहीं होगा कभी? इलाज तो होगा, लेकिन इनका इलाज कष्ट साध्य बोला गया है जी। इनको ठीक करने में समय लगेगा और व्यक्ति को ये मुश्किल से ठीक होगा, समय लेके ठीक होगा जी। अच्छा सवाल किया है जी आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर किसी व्यक्ति की एक दोष की प्रकृति है तो उसको ठीक करना आसान है, क्योंकि एक ही तरह की दवाई आपने देनी है। या किसी व्यक्ति के शरीर में एक दोष बढ़ा हुआ है उसको भी ठीक करना आसान है। अगर दो विपरीत दोष बढ़ गए हैं तो उसमें फिर चिकित्सा देनी डिफ़िकल्ट होती है, वो समय लेके ठीक होता है और रोगी को कष्ट आके ठीक होगा। सवाल किया है जी आपने, अगर किसी का तीनों ही बिगड़ जाएंगे तो वो रोगी फिर जल्दी से उसका रोग असाध्य होगा, यानी कि वो ठीक होने वाला नहीं होगा जी। हम क्या सहन भी नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, किसी भी गुरु जी, सवाल है तो बोलो। हाँ जी,
गुरुजी जैसे कोई वात प्रकृति का था और कफ में चेंज हो गया, प्रकृति चेंज नहीं होती जी, उसका बल बढ़ सकता है, प्रकृति चेंज नहीं होगी। तो शरीर तो बढ़ जाता है ना गुरुजी पूरा। शरीर ऐसे होता है जी, मान लो एक व्यक्ति, अब आप जब किसी व्यक्ति की हम नाड़ी देखते हैं ना जी, नाड़ी देख के ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है। मान लो एक व्यक्ति की मैंने नाड़ी देखी है जी, और नाड़ी में उसके आया है कि इसकी प्रकृति कफ और वात है, दोनों मिक्स है। तो अब उसके कफ, नाड़ी में कैसे पता चलता हैं जी, है? नाड़ी से कैसे पता चलता है? नाड़ी में गुणों को ही देखा जाता है जी। अब जैसे आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में ऐसे वैद्य होते थे जो ये देख के ये बता देते थे आपकी नाड़ी देख के कि आपने पिछले 5 दिनों में क्या खाया है, आपने पिछले 10 दिनों में क्या खाया है, आपने पिछले 7 दिनों में क्या खाया है। उसका आधार यही है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे, मान लो कि किसी व्यक्ति ने अंतिम 10 दिनों में रूखा सूखा खाया है, तो उसकी नाड़ी में क्या आएगा जी, रुक्ष गुण आएगा, खर गुण आएगा, उसकी नाड़ी लघु होगी और उसकी नाड़ी में स्पीड फास्टली होगी जी, चल गुण अधिक बड़ा रहेगा। और एक व्यक्ति ने पिछले 10 दिनों में अधिक घृतपान का सेवन किया है या किसी ने मांसाहार का सेवन किया है, अगर किसी ने घृतपान या तेलपान का सेवन किया है तो उसकी नाड़ी में रुक्ष गुण नहीं आएगा, खर गुण नहीं आएगा, लघु गुण नहीं आएगा जी। और किसी ने मांसाहार का सेवन किया है तो उसकी जो नाड़ी है वो कठोर होगी जी, सख्त उसकी नाड़ी मिलेगी, उसमें गुरुता अधिक होगी जी। तो इनके आधार पर डिसाइड होता है कि आपने पिछले दिनों में क्या खाया है। तो एक व्यक्ति में अगर कफ और वात की प्रकृति है, आरंभिक स्थिति में उसका दोनों बैलेंस में है, लेकिन आगे चल के उसने अच्छे आहार विहार का सेवन किया, कफ उसके शरीर में बढ़ गया तो वो दोष बढ़ गया, वो बल उसके शरीर में बढ़ गया है जी। उसको कोई बीमारी आ गई है, लंबे टाइम तक चली है, फिर से वो सूख के पतला हो गया है, तो यहाँ पे प्रकृति नहीं बदली है, उसके शरीर में एक समय में कफ आदर्श स्थिति में आ गया है, दूसरे शरीर में वो बीमारी के कारण या किसी भी कारण कफ घट गया है, फिर से वैसा हो गया है वो। तो दोष घट बढ़ सकते हैं, बल घट बढ़ सकता है, कफ और पित्त घट बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति चेंज नहीं होती जी। गुरुजी मान लो पित्त और वात प्रकृति है, हाँ दो दोषों का शरीर है, क्या उसमें कफ आदर्श स्थिति में आ सकता है? हाँ, उसमें भी कफ तो बढ़ाया जा सकता है जी, लेकिन भीम की तरह नहीं बनेगा उसका हर एक सेल। कफ बढ़ाया जा सकता है, शरीर अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन उसका शरीर कफ वाले की तरह भीम की तरह नहीं बनेगा। आपको समझना है बात के तब तो आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी जी, दो लाइन में बताओ, आज की कक्षा कैसी लगी जी आप लोगों को? अच्छा तो बहुत बेस्ट है गुरुजी, इसको कहने वाली कोई बात नहीं है। बहु भ्राता बहु शोभना आयुर्वेदस्य कक्षा बहुत। तो हमारा प्रयास है कि जी हम हर व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान दें ताकि वो अपने शरीर को समझें, और जब आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आयुर्वेद तो एक पूरी साइंस है जी, कोई भी दवाई किसी को वैसे ही नहीं दी जाती, उसके पीछे डिसाइड होता है कि इसके शरीर में गुण कौन से बढ़े हैं, दवाई में गुण कौन से हैं, क्या ऐसे गुण हैं जो उसको ठीक करेंगे, ऋतु कौन सी है, प्रकृति कौन सा है, दोष कौन से हैं, पूरी डिटेल साइंस है जी। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने पढ़ लेता है, जैसे कि हम सब स्कूलों में अपनी पढ़ाई करते हैं, तो हर व्यक्ति को वो समझ आ जाएगी जिससे उसको हर बीमारी की समझ होगी, अपने शरीर की समझ होगी और अपने आप को बीमारियों से बचा पाएगा। जैसे कि आरंभ में एक साथी ने सवाल किया था, शायद गुरदर्शन जी ने भी वो लगाया था कि किसी लेडीज़ ने खूब कच्चा खाने का प्रचार किया अपने जीवन में और वो खाने से ही उसकी डेथ हो गई। ऐसा कब होता है जी? आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मल्टीग्रेन खाओ, मिलेट्स खाओ, कच्चा खाओ और लंबी उम्र पाओ। जैसे कि आज हमने 3 पॉइंट पढ़े जी कि एक व्यक्ति के वात वाले की व्यक्ति की अग्नि विषम है, पित्त वाले की तीक्ष्ण है और कफ वाले की मंद है। अब जब अगर हमने ये समझ आ गया है, अगर जिस व्यक्ति की अग्नि पहले ही ऐसी है कि सुबह भूख लग गई, शाम तक क्या जरूरत ही ना पड़े उसको खाने की, या जिस व्यक्ति को समय पे भी खुल के भूख नहीं लगती है, अगर उसको हम कच्चा खिलाएंगे तो वो व्यक्ति जल्दी मरेगा जी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में पचाने वाली पावर है ही नहीं।
वो केवल एक ही कंडीशन में दिया जा सकता है, कच्चा या हरा ज़्यादा खाने के लिए एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसकी अग्नि तीक्ष्ण है जी, उसके अंदर पावर है, क्योंकि वो खाने को भी भस्म कर रही है। तो वात और कफ वालों के लिए कच्चा खाना या उबला हुआ खाना नहीं है जी, उनके लिए आयुर्वेद में आता है संस्कारित खाना जी, जिसमें छोंक लगा हो और छोंक में अग्नि दीपन करने वाला, अग्नि को अच्छा करने वाला धनिया डला हो, जीरा डला हो, लहसुन डला हो, प्याज डला हो, सौंठ डला हो, इस तरह के द्रव्यों से उसमें छोंक लगा के वो खाना है कफ और वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। अगर कोई कफ और वात प्रकृति का व्यक्ति कच्चा खाएगा तो समझ लेना वो जल्दी बीमार पड़ेगा और वो जल्दी मरेगा जी। तो हम जब शरीर को समझेंगे ना जी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि किसने क्या खाना है, किस तरह का खाना है। अब मधुर रस है, 6 रसों में से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर रस ताकत देने का काम करता है। कितना अच्छा रस है जी, जो ताकत देने का रस काम करता है। लेकिन क्या इस सृष्टि के सभी प्राणियों को मधुर रस दे सकते हैं? नहीं दे सकते जी। जिनके अंदर पहले ही कफ बढ़ा हो, ब्लॉकेज बढ़ा हो, मधुर रस देंगे तो और ब्लॉकेज बढ़ेगी जी। तो शरीर की स्थिति क्या है, अग्नि का बल क्या है, उसके हिसाब से कोई भी रस और खाद्य पदार्थ किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो सवाल होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले महेंद्र जी का एक सवाल ये भी था कि आजकल इतने हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। भाई किसी को खाने का ही नहीं पता है कि मुझे क्या खाना है, मेरी अग्नि की क्या बल है, अग्नि में कब बल कम हो रहा है, जिस समय बल नहीं है उस समय ना खाएं तो भी चलेगा। लेकिन आजकल जब समझ ही नहीं है, एक टाइम भी नहीं खाया तो घर वाले चिंतित हो गए, यार आप खाते नहीं हो, उसको ज़बरदस्ती खिला देते हैं अगर इच्छा नहीं हो। तो जब हमें अपनी समझ होगी ना, तभी तो हम अपने शरीर को बचा पाएंगे। हमें समझ ही नहीं है कि कब खाना है, क्या खाना है, किस तरह से खाना है। कोई यूट्यूब पे आएगा बोलेगा कि कच्चा खाओ, लंबी उम्र होगी, तो हम कच्चा खाना शुरू कर देते हैं। हम यही नहीं देखते कि क्या हमारी पाचन शक्ति उसके लायक है। कोई बोलेगा आके कि मिलेट्स खाओ, हम उसके पीछे लग लेते हैं कि जी हाँ कोई नई चीज़ आई है। कोई बोलेगा मल्टीग्रेन आटा खाओ, तो हम उसके पीछे लग लेते हैं। हमारा अपना ज्ञान क्या है? क्या हमने शास्त्र को पढ़ा है? क्या हमने जो पढ़ा है उस पर कुछ शोध किया है? तो जब हम ये सब करेंगे तो बीमारियां व्यक्ति की अज्ञानता से आती है जी। ऐसा नहीं है कि बीमारियां आजकल पड़ोसी से आ रही हैं या भगवान ने भेज दी हैं दूसरे ग्रह से आ रही है। अज्ञानता में बीमारियां पैदा होती है और 80% बीमारियां खाने का तरीका ही ना पता होने से पैदा होती है, और वही 80% बीमारियां बड़ी बीमारियों में बदलती है। इसलिए आज के समय में बीमारियां हैं जी। आपको गाड़ी चलाने की समझ ही नहीं है जी, तो आप गाड़ी लेके और सड़क पे चला के देखो जी, देखो आप बचोगे कि मरोगे। आपको तैरने की समझ ही नहीं है और पानी में कूद के देखो। जिस चीज़ की हमें समझ ही नहीं है जी, हमें यही नहीं पता कि खा क्यों रहे हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए, तो बीमारियां तो आएगी ही। एक व्यक्ति को बंदूक चलानी ना आए और उसको सीमा पे खड़ा कर दें तो क्या परिणाम होगा जी। हम तो खाने ऐसे डाल रहे हैं जैसे कचरे के डिब्बे में कचरा डालते हैं, शरीर में ऐसा खाना डालते हैं। हमें पता ही नहीं है जी हमारी अग्नि क्या है, प्रकृति क्या है, ऋतु क्या चल रही है, किस समय किस ऋतु में हमें ज़्यादा खाना है ताकि शरीर में बल आए, किस ऋतु में सबसे कम खाना है हमें ताकि बीमारियां ना आए। जब हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं तो बीमारियां ही आएगी जी। तो प्रयास यही है कि आप लोगों को उस लेवल की समझ दी जाए ताकि आप बीमार ना पड़ो जी। एक मिनट बंद करो। गुरु जी एक बात और बताओ। हाँ जी। हाँ जी गुरु, मैं पूछूं गुरु जी? आवाज़ नहीं आ रही है जी आपकी, बहुत धीमी आवाज़। हाँ जी गुरु जी, मैं ये कह रहा था जैसे आवाज़ नहीं है जी, आवाज़ कट भी रही है। सभी साथियों से एक निवेदन करते हैं जी कि अगर आपका कोई सवाल बनता है ना, तो आप वीडियो जब हम क्लास पढ़ रहे हैं तो बीच में ही टेक्स्ट मैसेज के द्वारा लिख के डाल दिया करो ताकि आपके सवाल को समय पे ले सके। अब 9:37 का समय हो चुका है जी और 9:30 का ही क्लास का टाइम है, तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं जी।
और बाकी जो सवाल जवाब होंगे वो कल लेते हैं जी। अब गुरदर्शन जी से निवेदन करेंगे कि आज की कक्षा का समापन करें जी। एक सवाल था। सवाल आया है कि वात को शांत कैसे करते हैं। आने वाली कक्षाओं में हम जानेंगे जी कि वात को शांत कैसे करते हैं। जैसे आज हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा है, तो आने वाली कक्षाओं में हम गुणों के बारे में समझेंगे। फिर हमने देखना है कि वात के रुक्ष गुण को शांत करना है कि लघु गुण को शांत करना है कि सूक्ष्म गुण को कि चल गुण को, कौन से गुण को शांत करना है। उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि हमने दवाइयाँ और चिकित्सा क्या देनी है। ये आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे जी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतना समय दिया है, बड़े ध्यान से सुना है। और सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि अब एक दिन का और डेमो बच गया है जी। अब जिनका पढ़ने का मन है, जो चाहते हैं कि हमारे परिवार वालों को ऐसे में बुढ़ापा ना आए, ऐसे में बड़ी बीमारी ना आए और ऐसे में हम मृत्यु के शिकार होने से बचें और हम स्वस्थ होके हमारे जो शहीदों के, क्रांतिकारियों के सपने थे, उन व्यवस्थाओं को हम बनाने का कार्य करें, तो आप सभी इस शास्त्र को ज़रूर पढ़ें जी। आप शास्त्र को भी मंगाएं और क्लास में भी अपना नामांकन कराएं और अब पूरी तरह से अपना तन मन लगा के इसको पढ़ना शुरू करें जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी साथियों को नमस्कार जी।